मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में फैले बहुचर्चित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ग्रीनलैंड शेल्टर को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। अरबों रुपए के इस प्रोजेक्ट के मालिक अरविंद बंजारी की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। इस घटनाक्रम के पीछे आर्थिक हितों का गहरा खेल छिपा हुआ है और इसमें छिपा हुआ है अरबों के घोटाले का खेल। बंजारी की गिरफ्तारी के बाद भिंड के एक कांग्रेसी नेता संजय रावत ने कथित तौर पर ग्रीनलैंड प्रोजेक्ट का नियंत्रण अपने अंडर में लेने की कोशिश शुरू कर दी है। आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर संजय रावत ने खुद को कंपनी का डायरेक्टर घोषित कर दिया है। इस बीच ग्रीनलैंड प्रोजेक्ट से जुड़े उपभोक्ताओं में भारी असमंजस और चिंता का माहौल है। कई खरीदारों का कहना है कि उन्हें ना तो स्पष्ट जानकारी मिल रही है, ना ही उनके निवेश की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस आश्वासन मिल रहा है। जिन ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी हुई थी, उन्होंने रेरा में भी प्रकरण लगाया था और वहां से उनके पक्ष में फैसला आने के बाद भी उन्हें अब तक ना तो उनकी राशि मिली है और ना ही ज़मीन मिली है। इस कंपनी द्वारा ठगे गए ग्राहकों ने देश न्यूज़ को बताया कि कैसे उनकी मेहनत की कमाई को छल से हड़प लिया गया। मुंशी लाल परमार, ग्राम रतनपुर सड़क, निवासी मिसरोद, भोपाल। मैंने एक प्लाट लिया था ग्रीनलैंड में मेरी पत्नी के नाम पर, जिसका मैंने पूरा भुगतान कर दिया। उनने अनुबंध पत्र भी बना दिया, लेकिन प्लाट आज तक नहीं मिला। राशि हमने 4 बार में दी थी। सबसे पहली बार मैंने 21,000 से बुक किया था। कब किया था? ये 30/9/2014 को। हमने उसके बाद राशि दी, जो रसीद है ये हमने दिया था 13/10/2014, 29/10/2014, 31/10/2014। हमने पूरी इनको जो राशि देना था 4,40,000, वो पूरी राशि दे चुके हैं। कंपनी के द्वारा ये कि आपको प्लाट भी मिलेगा, वहाँ रोड नाली सब कंप्लीट होके आपको मिल जाएगा। प्लाट नहीं मिला तो हमने रेरा में केस भी लगाया था, वहाँ से आदेश भी हो गया था कि इनको प्लाट दिलाया जाए, नहीं तो ब्याज सहित इनकी रकम लौटाई जाए। आदेश के बाद अभी तक जो रेरा से आदेश हुआ था उसका पालन नहीं हुआ। ना हमको प्लाट मिला, ना हमारा ब्याज सहित रकम मिली। हम ये चाहते हैं हमको प्लाट मिल जाए, नहीं तो हमारा ब्याज सहित पैसा वापस मिल जाए। उमरिया के पास जो भूमि थी ग्रीनलैंड की, वहाँ दिखाया था, वहाँ का प्लाट की बात हुई थी। नहीं, हम ये चाहते हैं कि हम शासन से, रेरा में भी केस लगाया, शासन से यही उम्मीद करते हैं कि जो सबने कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करके प्लाट लिया, या तो उनका प्लाट दे दिया जाए, नहीं तो जो भी बैंक का ब्याज सहित वो पैसा वापस करवा दिया जाए। शासन से हम ये उम्मीद करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम पी परशुराम है। मैं गोविंदपुरा BHL टाउनशिप में रहता हूँ, सुदामा नगर। सर, हमें ये मतलब ज़मीन पे वो उसका था, तो हम एक भैया थे, भार्गव भैया करके, उनने हमें बोला कि यहाँ पे सस्ते रेट में प्लॉट मिल रहा है तो आप ले लीजिए। हम मतलब जुग्गी में रहते थे, वो साइकिल में मछली बेचने जाते थे हम। सर, पूरी मेहनत के पैसे हमारे थे, तो हमने पूरे पैसे उसमें लगाए। उनने बोला था कि डेवलपमेंट अच्छा होगा, सब सारी सुविधा मिलेगी वहाँ पे आपको, तो आप एक बार इन्वेस्ट करिए। तो हमने इन्वेस्ट के हिसाब से नहीं करा, हमने तो मतलब हमारा पूरी जमा पूंजी लगा के मकान रहने के लिए, बाहर से आके हम यहाँ पे रह रहे थे, तो हम एक मकान हो जाएगा हमारा खुद का करके, हमने वो सोच के हमने जो हमारी मतलब मेहनत की कमाई थी वो उसमें ले आके लगाई। सर, ग्रीनलैंड शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड में बालमपुर में थी हमारे वो प्लाट, 384 नंबर। टोकन अमाउंट हमने 1,20,000 रुपये जमा करे थे, और मतलब फिर महीने की किस्तें बांध दी थी। तो महीने की किस्तें चल रही थी, जब 2 लाख रुपए तक हमारा हो गया था, तो हमने उनसे बोला कि भैया कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो उनने बोला काम चल रहा करके हमें वो बनाने लगे। फिर उसके बाद वहाँ से वो ऑफिस गायब हो गया। तो उसके बाद एक और उनके परिचित थे,
तो उनके थ्रू हमने बात करी तो उनने हमारा एक एग्रीमेंट बनवा दिया कि वो ज़मीन का तो वो किसान का केस में चल रहा है, ये परेशानी हो रही है, वो परेशानी हो रही है, तो आप मतलब ऐसे एग्रीमेंट बनवा लो। तो हमने बोला भैया हम मकान के हिसाब से हमने वो करा था, तो उसमें एग्रीमेंट का क्या है। तो उन्होंने बोला कि आपको जितना पैसा लगा है उसका ब्याज लगा के आपको पैसा वापस मिल जाएगा। तो हमने इन्वेस्ट के हिसाब से तो करा नहीं था सर। तो आज मतलब आज की तारीख में अगर हमें पैसे भी मिलते हैं तो हम पैसों का करेंगे क्या। हमने तो मकान के लिए, हमने जो एक रहवास के लिए हमने करा था पूरा। हमारे इतनी समझ नहीं थी सर हम तो छोटे ही थे। अब पापा जो थे वो हमारे भरोसे थे, मैं और मेरा छोटा भाई है, हम ही लोग मतलब पूरा कष्ट वो सब देख के हम लोग साइकिल से मछली बेचने जाते थे। तो हमें जो बताया गया डॉक्यूमेंट्स कि मतलब ये देखिए, हमें पूरे मतलब सबूत दिखाते थे, ये ऐसा है, ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा, ये होगा, वो होगा, ये पूरा करके। तो हम उस भरोसे पे रह गए सर, हमें इतनी जानकारी नहीं थी। अब जब हमारे साथ ऐसा धोखा हुआ तो वो 4 लोगों में उठ गए सर के साथ, बहुत मतलब वो मिले तो हमें जानकारी मिली ये सब चीज़ों की। सर प्रशासन से तो यही अपेक्षा रखते हैं कि ज़मीन जो उनने मतलब अरविंद बंजारी जी जो हैं उनने हमारा ही पैसा किसान को दिया है, तो जितना पैसा उनको दिया है वो पूरा हमारा पैसा है। तो उतने जो हमारी ज़मीन है उन पैसों में से तो जो हमें मिल जाए वो तो दिलवाने का वो कर सकते हैं। मेरा नाम किरण मालवी हूँ, मैं चांदबड़ रेलवे स्टेशन पे रहती हूँ। समस्या ये है सर कि वो बंजारे ने हम प्लाट देने का बोला था, तो वो मैंने नगद पैसा दिया, बच्चों को भी मैंने बताया नहीं घर में कि मैं अब चुपचाप से मैंने ले लिया था। लेकिन बोले कि नहीं लोग वापस करना चाहोगे तो मैं डबल से डबल रेट दूंगा। सूखी सेमनिया पे मेरा प्लाट था 800 स्क्वायर फीट का, दिखाया भी था पूरा हमको, लेकिन मेरे बच्चों को मालूम नहीं था, मैंने चुपचाप से ले लिया था। मैंने सर 4,18,000 दिया 4 किस्तों में। मैंने एक 2-3 महीने में मैंने पूरा पैसा दे चुकी थी मैं। आज 14 साल हो गई सर मेरे को। ये कहा गया कि आप है ना बस हो जाएगा, ये दिखाने भी ले गए। फिर हम डबल से गए तो सब कुछ बता दिया कि बस होने वाला है, सबका एक साथ हम वो रजिस्ट्री करेंगे, बस ये बोला था हमसे। नहीं हुई सर, फिर वहाँ कोई था ही नहीं। हम नहीं कंप्लेन तो हमने कही नहीं, रेरा कोर्ट में हमने लगाया था केस, वहाँ से भी हम जीत गए हैं। अब हम तो सर हमको तो प्लाट ही चाहिए, ज़मीन ही चाहिए हमको तो। नहीं सर वो इस बंजारे के नाम से हम तो जानते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरा नाम अनीता यादव है, मैं श्री कृष्णपुरम होशंगाबाद रोड समरदा में रहती हूँ। और मुझे प्लाट लिया था उमरिया में, तो मेरा ये बोला था आपको प्लाट मिल जाएगा, तो 4,40,000 का हमने एक बार में जमा किया था। तो बोले मिलेगा, तो उसके बाद प्लाट तो मिला नहीं। बंजारी भी यहाँ से ऑफिस MP नगर में था तो ऑफिस भी गायब हो गया, तो वहाँ देखा तो कोई नहीं। और मुझे प्लाट दिलवाने के लिए राजीव राजपूत थे, वो राधापुरम में ही रहते थे, उन्होंने बोला कि प्लाट ले लीजिए, यहाँ पे सस्ते मिल रहे हैं। और वहाँ जाके भी दिखाया था, पूरा रोड और वो सारा कुछ था। और किसानों से ज़मीन ली थी, किसानों का एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट पूरा पैसा नहीं दिया तो किसान ज़मीन नहीं दे रहे, प्लाट ही नहीं दे रहे हैं। वो चेक में दिया था ग्रीनलैंड के नाम से। हाँ हमने केस किया और रेरा में गए, रेरा से हम लोग जीत गए हैं। 2-3 साल हो गए, वहाँ से बोला कि आपको प्लॉट मिल जाएगा या पैसा मिल जाएगा, लेकिन हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें प्लॉट चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा किया है तो प्लाट लिया, वहाँ पे अपना घर बनाएंगे। मैं प्लाट चाहती हूँ। हाँ 2 प्लाट थे सर मेरे, एक मिस्टर के नाम से, हाँ मिस्टर के नाम से था, वो 16 लाख का था हमारा। तो 16 लाख हमने किस्तों में पूरा भर दिया था। जब रजिस्ट्री के टाइम आया तो उसी टाइम पे ऑफिस गायब हो गया। तो उसके बाद हमें दोनों प्लाट ही चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। इस मामले में प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर अब तक कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं देखी गई है। इस मामले में एक और नाम अर्थलैंड का सामने आ रहा है, जिस पर आरोप है कि वह ग्रीनलैंड से जुड़े प्रोजेक्ट को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है। इससे उपभोक्ताओं के बीच ठगी और धोखाधड़ी की आशंका और बढ़ गई है। एक तरफ जहां ग्रीनलैंड ने ग्राहकों को ठगा, उनकी मेहनत की कमाई को हड़प लिया, अब अर्थलैंड के नाम से एक बार फिर भोले भाले ग्राहकों को ठगने की कोशिश जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामले में पारदर्शिता और त्वरित प्रशासनिक हस्तक्षेप बेहद ज़रूरी होता है, ताकि निवेशकों का भरोसा बना रहे। मेरा नाम दीपक श्रीवास्तव है,
मैं एडवोकेट हूँ और पिछले कई सालों से लगातार वकालत का काम कर रहा हूँ। वर्ष 2017 की बात है, मेरे पास सर्वप्रथम ग्रीनलैंड शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड के एक ग्राहक आए, जिन्होंने मुझे इस प्रकरण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमने ग्रीनलैंड शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड भोपाल के ऑफिस में एक प्लॉट को ख़रीदने के लिए 4,40,000 रुपये की राशि किस्तों के माध्यम से जमा की गई थी और वो किस्त उनकी 36 महीने की थी। सबसे पहले एडवांस में उन्होंने 10% की राशि डिपॉजिट की थी और फिर हर महीने एक किस्त के रूप में उन्होंने बिल्डर को जमा किया और टोटल सब मंथ 36 मंथ के बाद में उनको पोजीशन मिलना था। लेकिन उनको जो ज़मीन उनको दिखाई गई थी वो ज़मीन उस प्रकृति की नहीं थी जिस प्रकृति की उन्होंने ब्रोशर में बताई थी। कहने का तात्पर्य ये था कि ब्रोशर जब उनको बताया गया था तो एक बहुत खूबसूरत बढ़िया ब्रोशर बताया गया था, जिस ब्रोशर में क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जकूज़ी, सोना जिम, बाथ और एक इतना बढ़िया कॉलोनी की कल्पना के बारे में बताया गया था, जिसके अंदर मंदिर, बड़ा लैंडस्केप गार्डन और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी, भरपूर सुविधाओं के साथ, प्लेइंग एरिया, सारी एमिनिटीज़ के साथ बताया गया था। जब पक्षकार के द्वारा लगातार पैसा देने के बाद जब रजिस्ट्री का समय आया, तब बिल्डर के द्वारा आनाकानी करना प्रारंभ कर दी गई और ये बताया गया कि आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले है और उसके बाद हम आपको रजिस्ट्री करा देंगे। जब मैंने कस्टमर से, जो ग्राहक मेरे पास आए थे, मैंने उनसे पूछा कि मैं आप कब से इस कॉलोनी में नहीं गए हैं, तो बोले सर मैं लगभग 1-1.25 साल से इस कॉलोनी में नहीं गया हूँ। तो मैंने उनको कहा कि सबसे पहले आप जाके वो कॉलोनी देख कर आइए कि जो ब्रोशर आपको दिखाया गया है ग्रीनलैंड शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड की ट्विन सिटी कॉलोनी वो थी जिसका ब्रोशर दिखाया था। इतना बढ़िया और ख़ूबसूरत ब्रोशर बनाया था कि कोई भी व्यक्ति पहली नज़र में देखता तो उस कॉलोनी में अपना एक प्लॉट लेने के लिए ललायत हो जाता। जब मेरे कहने के बाद में वो उस कॉलोनी में गए ट्विन सिटी में और देख कर आए, तो पता चला कि वहाँ जो बैनर, झंडे, डंडे, रोड, सड़क आदि का प्रपंच किया गया था वो सब वहाँ से नदारत है। और जब उन्होंने अंदर जाके पूछा कि भाई इसका कॉलोनी का जो ऑफिस बना हुआ था वो ऑफिस कहाँ गया, तो उनको बताया कि वो ऑफिस भी अभी कुछ दिनों से हट गया है। तब अगले दिन वो मेरे पास आए और उन्होंने आके मुझे पूरी वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी दी। तब मैंने सबसे पहले एक लीगल नोटिस ग्रीनलैंड शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड और उनके डायरेक्टर मिस्टर अरविंद मंजारी को इशू किया। जो एड्रेस मुझे प्रोवाइड किया गया था एमपी नगर का, वो एड्रेस उनका बंद आया। बंद आने के बाद में फिर मैंने माननीय रेरा कोर्ट के समक्ष उनका पिटीशन फाइल किया और पिटीशन फाइल करते साथ में सारी बेसिक कम्युनिटीज़ की डिमांड करते हुए भौतिक पोजीशन दिलाए जाने के संबंध में आवेदन किया गया। जैसे मैंने आवेदन किया तो जो सज्जन मेरे पास आए थे उन्होंने धीरे धीरे करके ये जानकारी दी कि भाई दीपक श्रीवास्तव एडवोकेट हैं, जो हमारे केसेस में आपको प्लॉट का पोजीशन दिलाने के लिए और कंपनसेशन दिलाने के लिए माननीय भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा के समक्ष केस फाइल कर रहे हैं, तो आप भी आके मिलिए, उनसे बात कीजिए। ऐसे करके धीरे धीरे करके पिछले कुछ सालों में मेरे पास लगभग 140 लोग आ गए, जिनके मैंने सबके केसेस माननीय रेरा कोर्ट में लगाए। रेरा कोर्ट में लगाने के दौरान अरविंद मंजारी एक क्रिमिनल केस में इंदौर जेल में गिरफ्तार हो गया। हमने जब हमारा एप्लीकेशन चल रहा था तो भोपाल में भी रेरा कोर्ट में केस चल रहे थे और इंदौर में भी रेरा कोर्ट में केस चल रहे थे। तब उस समय माननीय चेयरमैन मिस्टर डिसा साहब थे, उन्होंने डीजी को एप्लीकेशन लिखकर अरविंद मंजारी को इंदौर जेल से भोपाल बुलवाया। उस हेयरिंग में मैं और मेरे साथ में लगभग 50 से ज़्यादा ग्रीनलैंड के कस्टमर थे। उस समय अरविंद मंजारी से माननीय चेयरमैन साहब ने स्पष्ट रूप से पूछा कि भाई आपके खिलाफ लगातार शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, आप क्या चाहते हैं कि किसी तरह प्रोजेक्ट सेटल करके इन लोगों का प्लॉट इनको दे दीजिए, ताकि जो ये गरीब व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी जोड़ के और एक मकान और प्लॉट को ख़रीदने का सपना सुजोया था, उसके लिए आप उचित कार्रवाई करें। तब उसने एक शातिरतापूर्वक जवाब दिया कि सर मैं अभी तो अंडर कस्टडी हूँ, मैं अभी जेल में हूँ, जेल में रहते हुए मैं कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए मुझे समय दिया जाए। तो कोर्ट ने अरविंद मंजारी की बात को डिनाई किया और हमारे केस में आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद में फेवरेबल ऑर्डर किया। जिन व्यक्तियों के द्वारा पोजीशन की डिमांड की गई थी उनको पोजीशन का ऑर्डर किया और जिनके द्वारा रिफ़ंड की डिमांड की गई थी उनको रिफ़ंड का ऑर्डर किया। 2018, 19 एंड 20 के अंदर लगातार अलग अलग ये ऑर्डर प्राप्त हुए। इन ऑर्डर प्राप्त होने के बाद में जब ऑर्डर का कंप्लाइंस नहीं हुआ तो हमने कोलैबोरेटली करके लगभग 84 लोगों की पिटीशन, एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल की, जो आज भी माननीय रेरा कोर्ट में विचाराधीन है। इन 84 पिटीशंस के अंदर जब अगली कार्रवाई माननीय रेरा कोर्ट के द्वारा की गई तो उन्होंने मंजारी को फिर बुलाया और फिर उससे पूछा
कि भाई आप क्या चाहते हैं, फाइनली अपना वर्डिक्ट दीजिए, बट उसने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, तो उसके खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई अभी भी पेंडिंग है। अब वर्तमान में समस्या ये आ रही कि अरविंद बंजारी जेल में है, उसके पास जो संपत्तियां थी उन संपत्तियां भोपाल की, इंदौर की और जहाँ जहाँ की भी उसके जो प्रोजेक्ट थे वो सब विवादित हैं। ऐसी सूरत में हम इनकी संपत्तियों का विक्रय माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ से करवाना चाहते हैं, जिसके संबंध में हमने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी डिपॉजिट किए हुए हैं। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि कंपनी, चूँकि ये एक में वो मालिक नहीं है, एक कंपनी इनकी मालिक है, तो कंपनी की प्रॉपर्टी का विक्रय कर पाना आसान नहीं होता। इसके लिए एक बड़ी जटिल प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। तो अभी वही प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग लगे हैं कि जैसे जैसे संभव होता है इसकी प्रॉपर्टी और विक्रय करके जिन ग्राहकों को रिफ़ंड मिला है ब्याज समेत उनको रिफ़ंड मिल जाए, और जिनको भौतिक पोजीशन मिलना है प्लॉट का उनको भौतिक पोजीशन मिल जाए। आपका प्रश्न बहुत सही है। इसका उत्तर ये है कि अरविंद बंजारी के अलावा मिस्टर हंसदास बंजारी, जो अरविंद बंजारी के फादर थे, वो इस कंपनी के सेकंड डायरेक्टर थे, जिनकी डेथ 2019 या 20 में हो चुकी है। इस कारण से अब एक डायरेक्टर जो है उसका ग्रीनलैंड का अरविंद बंजारी बचा है। देखिए, आरओसी के समक्ष ये प्रकरण विचाराधीन है। आरओसी के समक्ष हम लोगों ने भी एक शिकायत दी है, जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो 1956 के एक्ट के तहत पंजीकृत है, वो कंपनी के अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम एज पर एक्ट डायरेक्टर होना चाहिए। बट इस कंपनी में 2019 के बाद से ही बैलेंस शीट जमा नहीं हुई है। कोई भी जानकारी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आरओसी को देना चाहिए, वो जानकारी ग्रीनलैंड शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा नहीं की गई है। ये कंपनी लॉ का बहुत बड़ा लिक्यूना है। इस कारण से इसकी कंपनी नॉन वर्किंग कंपनी है आज की डेट में, और इसलिए इसकी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो थोड़ी शिथिल कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तुरंत और एक्टिवली कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आपका कहना सही है। 406 और 420 की एप्लीकेशन 2017 में पुलिस थाना एमपी नगर के समक्ष हमने दी थी, जिसमें हमारे मुंशीलाल परमार जी, जो हमारी सोसाइटी के ग्रीनलैंड सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी आवेदन दिया गया था। बट पुलिस के द्वारा ये कहा गया कि हम 1 रुपये शिकायतों पर अलग अलग FIR नहीं करेंगे। केवल भोपाल में एक शेर सिंह नामक व्यक्ति थे जिनकी FIR दर्ज हुई थी 420, 406, 467, 468, 471, 120B के तहत अपराध क्रमांक दर्ज हुआ था, जो आज भी भोपाल में माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय CJM साहब के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें अरविंद बंजारी चूंकि न्यायिक अभिरक्षा में पहले से है तो प्रोटेक्शन वारंट के माध्यम से उपस्थित होता रहता है, इसलिए वो प्रकरण विचाराधीन है। और विडंबना ये आ रही है कि एक जैसा छल बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो न्यायिक प्रक्रिया यही होती है कि अगर बहुत सारे लोगों को एक जैसा छल किया है तो एक ही FIR होती है, अलग अलग FIR नहीं होती है। यही इसका मुख्य उत्तर है। लेकिन हम सब लोगों ने यहाँ हार नहीं मानी। इसके अलावा हमने 7 लोगों ने मिलकर एक प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 CRPC फाइल किया था, जो आज भोपाल में जुडिशियल न्यायालय महोदय के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें 6 परिवादी थे। वो 6 के 6 परिवादी के बयान हो चुके हैं और अरविंद बंजारी की उपस्थिति के लिए वो प्रकरण विचाराधीन है। हाँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, एक कानून के समक्ष में एक लंबी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, और उस प्रक्रिया को बाईपास या शॉर्ट आउट करने का कोई ऑप्शन हमारे पास होता नहीं है। तो जो देर हो रही है इन सब निर्णय के एग्जीक्यूशन में, उसका मीनिंग यही है कि जो प्रक्रिया का पालन हमको करना पड़ रहा है वो एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। सर, लेकिन ये प्रकरण उससे पूर्व के हैं तो BNS इसके ऊपर लागू नहीं होती है, इस कारण से डिले हो रहा है, और डिले प्रोसीजर के कारण हो रहा है। प्रोसीजर जितना लंबा लेंदी होता है उसी कारण डिले होता है। लेकिन मैं सभी मेरे क्लाइंट से निवेदन करूंगा जो ग्रीनलैंड के संबंधित हैं कि आप लोग चिंता न करें। आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका अधिवक्ता दीपक श्रीवास्तव 2016 से लगातार इस केस के पीछे लगा हुआ है, और आप भले ही मेरे से संपर्क नहीं कर रहे, लेकिन मैं तन मन धन से इस केस को समाप्त करने के लिए लगा हूँ। आज भी जो लोग आए थे, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं उनके लिए आभारी हूँ, और आने वाले लोग भी इससे निवेदन करूँगा कि आप लोग हिम्मत मत हारिए। कानून की लड़ाई एक जटिल प्रक्रिया की लड़ाई है। आज हम रेरा कोर्ट से लेकर रिएट कोर्ट तक लड़ रहे हैं, कल को हमको आवश्यकता लगेगी तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। फिलहाल उपभोक्ताओं को सावधान रहने और किसी भी प्रकार के प्रलोभन या दबाव में न आने की सलाह दी जा रही है। अब देखना होगा कि शासन और प्रशासन इस गंभीर विवाद में क्या कदम उठाता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है।